मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट जो है ना, वक्फ एक्ट में बदलाव ज़रूर हुआ है, वक्फ बोर्ड के लिए बदलाव हुआ है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों के लिए कोई ऐसा नुकसान या कोई बदलाव की बात नहीं हो रही। लोग क्या भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो मुसलमानों के रहबर बने हुए हैं लेकिन मुसलमानों को राह भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये लोग लेकर के निकले हैं मुसलमानों को भटकाने के लिए। ये बताते क्या हैं कि साहब ये एक्ट आने से अब आपकी दरगाहें, आपके मस्जिदें, आपकी वक्फ की संपत्तियाँ, आपकी इबादत गाहें, आपकी खानकाहें सब छीन लेगी सरकार, अपने पास ले लेगी। मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ और इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक्ट में कहाँ पर है ये लिखा हुआ, दिखाइए, प्रमाणित कीजिए, साबित कीजिए। मुसलमानों को के बीच में जाइए, जाकर के इस एक्ट को ट्रांसलेट करके, जिन्हें हिंदी समझ में आती है उनके लिए हिंदी में, जिन्हें उर्दू समझ में आती है उर्दू में, और जो इंग्लिश समझ पाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादाओं को आपने इंग्लिश समझने भर का नहीं छोड़ा है, क्योंकि आपने मदरसे से ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। आपने मदरसे की शिक्षा दे करके जब तक वो आपकी भेड़ बकरी बने रहें, जब तक वो आपके बहकावे में आते रहें, उतना आपने काम किया, आपने कभी उनको बताया नहीं। आप जाइए, जाकर के एक्ट पढ़ के सुनाइए, उसके बाद आप मुसलमानों से पूछिए। दूसरी चीज़ ये, 9 लाख संपत्तियां जिस समाज के पास है, जिसकी प्रॉपर्टी 9 लाख है, और वो पंचर बनाने पे क्यों मजबूर है, वो शिक्षा से क्यों दूर है, उनसे ये सवाल पूछें मैं कि ये जो वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियां पड़ी थीं, 90 बीघा ज़मीन आज़म खान को 1 रुपये में उनकी पत्नी को क्यों दे दी गई थी? असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यहाँ 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना करके रखे हैं वक्फ की ज़मीन पर। वो वक्फ की ज़मीन उनके शॉपिंग, उनके घर वाले, उनके बाप की प्रॉपर्टी थी? नहीं, गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको कभी आपने इस्तेमाल नहीं करने दिया। आप मुसलमानों को रिजर्व में रखते हो, बैकअप में रखते हो कि जब कहीं फंसेंगे तो इनको आगे करेंगे, जब धरने की बात करेंगे तो गरीब मुसलमानों को आगे करेंगे, लेकिन जब विदेश में शिक्षा पाने की बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी के और बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके बच्चे जाएंगे। जब अच्छी सुविधाओं की बारी होगी, जब सरकार से डील करके ठेके पट्टे लिए जाएंगे, तो उनके बच्चे, उनके ख़ानदान वाले, उनके भाइयों को मिलेंगे। गरीब मुसलमान को क्या मिलेगा? मुकदमे मिलेंगे, लाठी मिलेगी, जेल मिलेगी। वक्फ की संपत्ति, आज भारत का ये जो कानून आया है, इस पर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इसका सीधा फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था, मुतवल्लियान ज़मीनों को बेचते थे। सलमान की मांग है कि वक्फ की धांधलियाँ बंद होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वक्फ की चोरी बंद हो तो गलत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए इस्तेमाल हो तो इसमें गलत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वक्फ की ज़मीनों से कब्जे खाली कराए जाएँ तो बुराई क्या है? बुराई उनको है कि जो कब्जे किए हुए हैं, जब उनको खाली कराया जाएगा तो बोलेंगे नहीं क्या? सवाल तो ये, विरोध करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। संविधान के दायरे में रह करके विरोध करेंगे तो स्वीकार है, संविधान के दायरे से बाहर आकर के विरोध करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश है, आप आइएगा हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको पता चल जाएगा। उसे क्या लग रहा है? क्या वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट इससे पहले नहीं हुए थे? क्या 1964 में अमेंडमेंट नहीं हुआ? क्या 1995 में अमेंडमेंट नहीं हुआ? क्या 2013 में अमेंडमेंट नहीं हुआ, जब आपने असीम ताकतें वक्फ बोर्ड को दे दी थी? वक्फ कानून जो देश में लागू हो चुका है, आखिरकार इस पर इतना ज्यादा विरोध क्यों बरपा है? और आज जो कांग्रेस के सांसद, जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमीन में गाड़ने की बात कहते हैं, आज वो ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो 1 घंटे में सिखा देंगे। देखिए, जो कांग्रेस के सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो तो 70 सालों से सिखा रहे हैं। 70 साल उन्होंने देश को सिखाया, तो 70 साल उन्होंने देश को ये सबक सिखाया कि हमने कांग्रेस को चुनकर कितनी बड़ी गलती की थी, हमने कांग्रेस को सत्ता देकर के कितनी बड़ी गलती की थी, ये तो सिखाया, ये तो जताया। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो भी वक्फ अमेंडमेंट बिल था, ये लोकसभा में पास हुआ तब तक वो बिल था, राज्यसभा में गया तब तक वो बिल था, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गए तो ये कानून बन गया, और अधिसूचना बन गई तो हर एक भारतवासी पे इस कानून को मानना लाजमी हो गया। अब भारत के आइन पर, भारत के कानून पर, भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति का फ़र्ज़ है इस कानून को मानना। दूसरी चीज़ ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि हंगामा है क्यों बरपा? ये हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामे का कारण क्या है? क्या वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट इससे पहले नहीं हुए थे? क्या 1964 में अमेंडमेंट नहीं हुआ? क्या 1995 में अमेंडमेंट नहीं हुआ? क्या 2013 में अमेंडमेंट नहीं हुआ, जब आपने असीम ताकतें वक्फ बोर्ड को दे दी थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट जो है ना, वक्फ एक्ट में बदलाव ज़रूर हुआ है, वक्फ बोर्ड के लिए बदलाव हुआ है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों के लिए कोई ऐसा
नुकसान या कोई बदलाव की बात नहीं हो रही। लोग क्या भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो मुसलमानों के रहबर बने हुए हैं लेकिन मुसलमानों को राह भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये लोग लेकर के निकले हैं मुसलमानों को भड़काने के लिए। ये बताते क्या है कि साहब ये एक्ट आने से अब आपकी दरगाहें, आपके मस्जिदें, आपकी वक्फ की संपत्तियां, आपकी इबादत गाहें, आपकी खानकाहें सब छीन लेगी सरकार, अपने पास ले लेगी। मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ और इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक्ट में कहाँ पर है ये लिखा हुआ, दिखाइए, प्रमाणित कीजिए, साबित कीजिए। मुसलमानों को के बीच में जाइए, जाकर के इस एक्ट को ट्रांसलेट करके, जिन्हें हिंदी समझ में आती है उनके लिए हिंदी में, जिन्हें उर्दू समझ में आती है उर्दू में, और जो इंग्लिश समझ पाते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादाओं को आपने इंग्लिश समझने भर का नहीं छोड़ा है क्योंकि आपने मदरसे से ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। आपने मदरसे की शिक्षा दे करके जब तक वो आपकी भेड़ बकरी बने रहें, जब तक वो आपके बहकावे में आते रहें, उतना आपने काम किया, आपने कभी उनको बताया नहीं। आप जाइए, जाकर के एक्ट पढ़ के सुनाइए, उसके बाद आम मुसलमानों से पूछिए। दूसरी चीज़ ये कि आम मुसलमान इसका विरोध भी नहीं कर रहे। आप जाइए, जाकर के एक सर्वे कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ। आप सर्वे कीजिए और जा करके 100 मुसलमानों को चिन्हित कीजिए, रैंडमली सेलेक्ट कीजिए। उन 100 में से ये पूछिए कि तुम्हें आज़ादी के बाद से अब तक तुम्हें या तुम्हारे परिवार को या तुम्हारे ख़ानदान को पहले या बाद में वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा मिला। तुम ये कहते हो 9 लाख संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश में या भारत भर में हैं। 1,75,000 संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश में हैं और 9 लाख के करीब पूरे भारत में। 9 लाख संपत्तियाँ जिस समाज के पास है, जिसकी प्रॉपर्टी 9 लाख है, और वो पंचर बनाने पे क्यों मजबूर है, वो शिक्षा से क्यों दूर है। उनसे ये सवाल पूछें कि ये जो वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियां पड़ी थीं, 90 बीघा ज़मीन आज़म खान को 1 रुपये में उनकी पत्नी को क्यों दे दी गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने यहाँ 2 बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना करके रखे हैं वक्फ की ज़मीन पर। वो वक्फ की ज़मीन उनके शॉपिंग, उनके घर वाले, उनके बाप की प्रॉपर्टी थी? नहीं, गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनको कभी आपने इस्तेमाल नहीं करने दिया। आप मुसलमानों को रिजर्व में रखते हो, बैकअप में रखते हो कि जब कहीं फंसेंगे तो इनको आगे करेंगे, जब धरने की बात करेंगे तो गरीब मुसलमानों को आगे करेंगे। लेकिन जब विदेश में शिक्षा पाने की बात होगी तो असदुद्दीन ओवैसी के और बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडरान हैं उनके बच्चे जाएंगे। जब अच्छी सुविधाओं की बारी होगी, जब सरकार से डील करके ठेके पट्टे लिए जाएंगे तो उनके बच्चे, उनके ख़ानदान वाले, उनके भाइयों को मिलेंगे। गरीब मुसलमान को क्या मिलेगा? मुकदमे मिलेंगे, लाठी मिलेगी, जेल मिलेगी। वक्फ की संपत्ति, आज भारत का ये जो कानून आया है, इस पर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, इसका सीधा फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था, मुतवल्लियान ज़मीनों को बेचते थे। कैसे बेच? अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार आपको बताऊं, मैंने संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आप मस्जिदों की आमदनी कैसे बढ़ाएंगे, क्या उसमें नमाजियों पर टिकट लगाएंगे? तो ऐसी भद्दी सोच जो है वह कोई नकली सेक्युलर रख सकता है। मैं बताना चाहता हूँ मस्जिदों की आमदनी होती कैसे है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो। जो मस्जिद होती है उसकी आमदनी के लिए, उसके इमाम की तनख्वाह के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए उसके आसपास में दुकानें या मकान बनाए जाते हैं जो किराए पे दिए जाते हैं। उसका किराया लिया जाता है, उस किराए के पैसे से इमाम की तनख्वाह दी जाती है, जो इमाम को पैसा दिया जाता है उससे मस्जिद का जो है वो होता है। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से भी करते हैं, बहुत सारे मोमिन होते हैं जो पेंट साफ़ सफाई का है, पेंट कराने का अपनी तरफ से करा देते हैं। वो तो वही धार्मिक स्थल है, कोई भी डोनेट करे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अब कोई मस्जिद, मिसाल के तौर पे हम कनॉट प्लेस में हैं, कनॉट प्लेस में कहीं पे कोई मस्जिद है, उसके आसपास जो है 100 दुकानें बनी हैं। उस एक दुकान की कीमत का आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। उसका अगर रेंट होगा तो लाख होगा, लेकिन उसका रेंट कितना होता है? 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उस दुकान को देने के नाम पर मुतवल्ली 1 करोड़ की रिश्वत खा चुका होता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो पैसा किसका है? गरीब मुसलमानों का। वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए? विधवाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, यतीमों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मिस्कीनों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तलाकशुदा 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन उन पैसों को कौन खाता है? अपना हक समझ करके मुतवल्ली खाते हैं। जो मुतवल्ली होते हैं, अभी जो हंगामा मचा रहे हैं सारे मुतवल्ली हैं। जांच कराइए, जाकर के देखिए, एक एक आदमी मुतवल्ली निकलेगा। इसमें से असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की बात मैं करूँ, समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता के पास जाइए, उसके मुंह में माइक लगाइए इसी तरह से और उससे ये पूछिए कि बहुत आप कर रहे हो, ज़रा 180 शब्दों में एक छोटा सा निबंध वक्फ के ऊपर बता दो क्या है। बगलें झांकने लगेंगे, नहीं जानते, पता नहीं है। और जब वो बात करें तो उनसे ये पूछिए कि भैया तुमको वक्फ के अभी वर्तमान में जो कानून आ रहा है उससे इतनी समस्या है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 90 बीघा ज़मीन आज़म खान की पत्नी को मात्र 1 रुपये में क्यों दे दी गई थी? वो उनके बाप की ज़मीन थी? नहीं, वो भारतवासियों की ज़मीन थी।
वो भारत में रहने वाले माँ भारती के सपूतों की ज़मीन थी, भारत के मुसलमान नागरिकों की ज़मीन थी। उनकी ज़मीन आज़म खान की पत्नी को 1 रुपये में दे दी। सवाल ये पूछना चाहिए, ये आज़म खान का जवाब अखिलेश यादव देंगे ना। आज आज़म खान जिन मुकदमों में हैं उसमें से 90% मुकदमे वक्फ में धांधलियों के हैं। अब आप एक सवाल और लेकर के आते हैं, आप ये कहते हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में आप जो है वो आपने कह दिया कि हिंदू मेंबर कैसे आएंगे। उस पूरे एक्ट को समझिए, उसके बारे में समझिए और एक सवाल उनसे पूछ लीजिए कि चलो ठीक है हम कोई बात नहीं करते, आपने जो सवाल पूछा हो सकता है एक्ट अभी, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी है। कहा जाता है पूत के पाँव पालने में दिखाई देंगे, पालने में तो आने दो, अभी पालने में तो आने दो, तुम पहले ही पाँव देखे ले रहे हो। दूसरी बात ये कि उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के मेंबरों के आने पे सवाल पूछ रहे हैं। आज़म खान वक्फ मंत्री होते हुए, आज़म खान तत्कालीन जब मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो वो कुंभ मेले के प्रभारी हो सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में कोई अगर हिंदू मेंबर हो तो उस पर आपत्ति करी जा रही है। ये सवाल, ये उन नकली झूठे सेक्युलरों से सवाल तो कोई पूछे, उनकी असलियत तो फाश की जाए, बताया तो जाए कि किस तरह से देश को गुमराह करने का काम लगातार करते चले आ रहे हैं, किस तरह से मुतवल्लियों की लूट में हिस्सेदारी। और आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा बवाल मचा रही है उसका मुख्य कारण ये है कि जब मुकदमे दर्ज होंगे तो समाजवादी पार्टी के गुंडे उसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि अधिकतर 90, आप जाइए जाकर के RTI डाल के वक्फ बोर्डों से पूछ लीजिए, अधिकतर मुकदमे जो दर्ज किए हैं ना वक्फ बोर्डों ने वो समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ दर्ज किए हैं। सर, इसी के साथ उत्तर प्रदेश से ही आने वाले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, जिनके बारे में मैंने आपसे पहले भी पूछा कि आज वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार, हमें सत्ता में आने दीजिए, हमें इन लोगों को ठीक करना जानते हैं। वहीं जैसा कि कुछ देर पहले आपने कहा कि अगर वक्फ देश के गरीब मुसलमानों के लिए कुछ काम करता तो शायद ये पंचर बनाने के लिए मजबूर नहीं होते, और यही सीधा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी कोट करके कहा। देखिए, इमरान मसूद के बयान को मैं ये बता देना चाहता हूँ, इमरान मसूद का बयान कांग्रेस की विचारधारा का आईना है। कांग्रेस के हर एक सांसद का, हर एक कार्यकर्ता का बयान कांग्रेस की विचारधारा का आईना है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं ये सब प्रमाणित है। दूसरी बात ये कि 70 साल राज करने वाली पार्टी ये बताए कि सचर कमेटी की रिपोर्ट उन्हीं की सरकार में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर क्यों बता रही, इसलिए क्योंकि तुमने उनके वोट का इस्तेमाल किया, उनके वोट के ज़रिए सत्ता में आए, सत्ता की बिरयानी को पकाया और बाद में मुसलमानों को बिरयानी में से तेज़ पत्ते की तरह से निकाल करके बाहर फेंक दिया, उनका उद्धार नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि आपको करना ही नहीं था उनका उद्धार, क्योंकि अगर मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, मुसलमान जागरूक हो जाएगा, मुसलमान जो है वो देश के प्रति समर्पित हो जाएगा, फिर इनके बहकावे में थोड़ी आएगा, फिर इनका वोट बैंक थोड़ी ना बनेगा। उन्होंने CA के टाइम पर कहा कि अभी तो शेरनियां बाहर निकली हैं, शेर भी आएंगे। आज वो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाली 19 तारीख को हम एक और बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस कानून के विरोध में। और जब दिल्ली में ये धरना प्रदर्शन किया गया था तो कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। देखिए, डिसेंट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। विरोध करना लोकतंत्र में उनका अधिकार है। संविधान के दायरे में रह करके विरोध करेंगे तो स्वीकार है, संविधान के दायरे से बाहर आकर के विरोध करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश है, आप आइएगा हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको पता चल जाएगा। इससे क्या लग रहा है कि फिर एक बार जो देश का मुसलमान, जिसे 2020 में कई महीनों तक सड़कों पर बिठाया गया, क्या फिर से एक बार मुसलमान जो है वो इन विपक्ष की बातों में आकर रोडों पर निकलेगा? क्योंकि कई जगहों पर हम उन लोगों को ये देखना होगा, 2019 में जो लोग ये कहते थे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आ जाने से आपको अपने दादा परदादे के कागज़ दिखाने पड़ेंगे, आपको जो है वो देश से निकाल दिया जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक भी व्यक्ति सामने आकर के बता दे कि किसकी नागरिकता चली गई, बल्कि 150 से ज़्यादा लोग मैं बताता हूं जिनको नागरिकता दी गई है इस कानून के तहत। तो वो भी मुसलमान जागरूक है, मुसलमान समझ रहा है। इनके बहकावे में आना होता तो इतनी मेहनत इनको करनी पड़ती। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल दी गई हैं ये कहकर के इस कानून को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा, केंद्र सरकार को हमारे आगे झुकना ही। उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाना और न्याय व्यवस्था उनको इजाज़त देती है। उनको इतना पता होना चाहिए कैविएट केंद्र सरकार भी उसमें लगा चुकी है। पर सर, JPC से पास हो चुका है, JPC में हर राजनीतिक पार्टी को मौका दिया गया था बोलने का, उस समय पर राजनीतिक पार्टियां चुप रहीं, पर आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की जा रही है। वो JPC में क्या बोलेंगे जो सांसद में बहस में नहीं बोले? संसद में 12 घंटे इसी टॉपिक पे बहस हुई। कितने नेताओं ने इस टॉपिक पे बात की, आए बाएं शाएं इधर उधर की अपनी राजनीति, अपनी गुणगान करने का काम किया, किसी ने उस पर बात नहीं की। तो जिसने 12 घंटे की बहस में संसद में बात नहीं की, JPC में सिवाय चाय पीने के इन लोगों ने और क्या काम किया होगा? कुछ मटीरियल ही नहीं है इनके पास। देखिए, एक आम मुसलमान, बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस बात को बताता हूँ, एक आम मुसलमान की मांग है कि वक्फ की धांधलियाँ बंद होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वक्फ की चोरी बंद हो तो गलत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए इस्तेमाल हो तो इसमें गलत क्या है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वक्फ की ज़मीनों से कब्जे खाली कराए जाएँ तो बुराई क्या है? बुराई उनको है कि जो कब्जे किए हुए हैं, जब उनको खाली कराया जाएगा तो बोलेंगे नहीं क्या?
सवाल तो ये है ना सर, विपक्ष तो सवाल ये उठाता है कि मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, जब भी ये कोई कानून लेकर आती है तो वो मुसलमानों के फेवर नहीं बल्कि उनके हकों को छीनना चाहती है। ऐसा एक परसेप्शन आपने बना के रखा है, ऐसा एक आपने माहौल क्रिएट करके रखा है। आप क्योंकि आपने काम क्या किया, आपने 70 साल काम ही यही किया कि अपने वोट बैंक को भाजपा से डरा करके रखा। आपने कहा कि भाजपा आप जो भी काम करेगी वो आपके विरोध में करेगी। नहीं, मुसलमान भी देख रहा है भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो देश हित में करती है। जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो राणा जैसे आतंकवादी को लेकर के आती है, माँ भारती के जख्मों पर मरहम लगाती है, तो हर एक देशवासी को सुकून मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी पर जो है इस तरह के आरोप लगाने का भले प्रयास कर लें, कभी इसमें सफल नहीं होंगे। वक्फ को लेकर काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जो कि विपक्ष की बातों में आसानी से आ जाते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उनको? जो बहकावे में आ जाना चाहते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि और कितना बहकिएगा, कब तक बहकते रहेंगे, कब तक भ्रमित होते रहेंगे, कब तक गुमराह होते रहेंगे। कभी आपसे कह दिया जाता है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी आपसे कह दिया जाता है कि आपकी दरगाहें छीन ली जाएंगी, कभी आपसे 370 के नाम पे कह दिया जाता है कि आपकी आज़ादी छीन ली जाएगी। ये देश आपका है, आप माँ भारती के सपूत हैं। इससे बड़ी शर्म की और बात क्या है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आपके मन में ये डर पैदा करके रखा है कोई आपकी नागरिकता छीन लेगा, कोई आपकी जो है आज़ादी छीन लेगा या कोई आपके धार्मिक स्थल छीन लेगा। इनके भ्रम में ना आइए, एक्ट को पढ़िए, लॉ के जानकारों के पास बैठिए और बैठ करके इसको समझिए। बहकावे में आकर के उनकी दुकानें, उनकी राजनीति ना चमकवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।